तो स्टूडेंट्स, आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने मोल जो हेडिंग लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई थी कि मोल कंसेप्ट्स इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में मोल्स का कैसे यूज करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, कैसे कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे मोल कंसेप्ट मोल का यूज करते थे, ठीक है। तो वही चैप्टर हमारा कंटिन्यू, जस्ट उसके आगे की बात हमने वहाँ पे कुछ बताए थे, मास परसेंटेज बताया था, मोलैरिटी बताई थी, ठीक है ना, वेट बाई या वैसे सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई थी। उसी के जस्ट आगे का यहाँ पे सिलसिला जारी है, ठीक है। तो उसी को जारी है तो फिर आगे जारी करते हैं, ठीक है, करते हैं। कह रहा कि हमने वहाँ पे बताया था सोल्यूशन, सोल्यूट क्या होता था, सॉल्वेंट, ये सारी चीजें हमने, स्ट्रेंथ बताई थी क्या होता था, उसके अलावा हमने क्या बताया था, वेट मास परसेंटेज बताया था हमने क्या होता है, उसके अलावा हमने फिर से मोलैरिटी बताई थी, ठीक है। तो अब अगली चीज हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी। ध्यान रहे, मोलैरिटी हमने पिछली क्लास में बताई थी, जरा उसको फिर से बताते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी हमने कहा इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क देखना भी जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है, फर्क देखना भी जरूरी होता है। और मोलैरिटी के लिए हमने बताया था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैंने कहा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस के या किसी सॉल्यूट के हैं, ठीक है, सही। वही हमारी कहलाती थी मोलैरिटी, वही हमारा मोलैरिटी कहलाता था, ठीक है ना, सही। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमने कहा था मोल्स निकालने के लिए नहीं पता तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपन क्या हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास। इस चीज से हमारे पास क्या मिल जाता था, मोल्स मिल जाते थे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गई थी वहां पे मोलैरिटी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रहे, लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास कितना नंबर ऑफ सोल्यूट है, वही हमारा क्या होता है, उसका मोलैरिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नई चीज है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, कह रहा कि द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, सही। एक केजी हमारे पास क्या होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए सॉल्वेंट, उसमें हमारे पास कितना है, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कहलाता है। तो मोलैरिटी के लिए कह रहा था नंबर ऑफ सोल्यूट या वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना, ठीक, अपान क्या है, या सॉरी मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम नहीं कह सकते, इसे मास कह सकते हैं, ठीक है ना, सही। क्योंकि वहां पे क्या था, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्वेंट के लिए क्या था, इसके लिए लीटर था, मोलैरिटी के लिए, ठीक है। और मोलैरिटी के लिए वही बात हमने कहा इन किलोग्राम में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। केजी में हमारे पास, किलोग्राम में, या हमारे पास 1 kg ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है हमारे एक kg सॉल्वेंट में, ठीक है ना। 1 kg सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है, कितना है, ठीक है, सही। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा, वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे करा वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सही। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में इतना फर्क है, यहाँ पे वही नंबर ऑफ मोल्स, एक वॉल्यूम के लिए कहता है कितने लीटर, 1 लीटर में कितना है, और वहीं के लिए कह रहा है अगर सॉल्वेंट का मास कर ले हम अगर केजी में, तो 1 kg में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, सही, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ओके। डाउट है तो अभी फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। मोलैरिटी की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही हमारी मोलैरिटी थी। और मोलैरिटी के केस में कह रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे, 1 यहाँ पे वॉल्यूम पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर दिया, वहां पे करा 1 kg ऑफ सॉल्यूट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही हमारे लिए मोलैरिटी कहलाता है, ठीक है, सही।
ओके, तो ये हमारे पास मोलैरिटी होगी। अगली बात आती है नॉर्मेलिटी, ठीक है, हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं, आता है नॉर्मेलिटी, ठीक है, सही। नॉर्मेलिटी क्या है? NORMALITY, नॉर्मेलिटी, ठीक है, सही। नॉर्मेलिटी क्या है देखते हैं। वहां पे कह रहा कि यहाँ पे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पूछता है, तो फिर हमको ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालना होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। कह रहा नॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन अगर बोल रहा, कह रहा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक, कह रहा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, लीटर ऑफ सोल्यूशन, ओके, सही है। और इस नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से, ठीक है ना, सही बात। अच्छा, अब आगे देखते हैं इन सारी चीजों को कैसे होता है। तो नॉर्मेलिटी की हमारी बात कर रहा है, नॉर्मेलिटी ये सॉरी ये एल है, ठीक है। नॉर्मेलिटी कह रहा कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ये जानना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, सही। ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट तो जान लेंगे, पहले जरा नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन वो हमारे पास, अब वो लिख दें, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। करा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ध्यान रहे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे वहां पे नॉर्मेलिटी के लिए बता सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सीधी सी बात बोल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, सही, ठीक ना, नॉर्मेलिटी की बात कर रहा। अच्छा, तो अब यहाँ पे इतनी चीजें तो होगी सर, हमको ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट के बाद एन है हमारे पास, और उसका क्या है वॉल्यूम हमारे पास लीटर में होना चाहिए, उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक। तो वो कैसे होगा कि हमारे पास अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या सर, ये चीज तो हम समझ गए, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? कह रहा कि किसी भी सोल्यूट का मास, मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, उसका मास ऑफ सोल्यूट अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ग्राम में है, ध्यान रहे, ठीक, अपन मास ऑफ, ठीक, मास नहीं, हमारे पास क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक, ये चीजें हमारे पास होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास किसका क्या होता है वो हमारे लिए अलग अलग तरीके हैं बताने के। हमारे पास एसिड है कि बेस है, ठीक है, या फिर क्या है, कोई साल्ट है, ये सारी चीजें सबके लिए इक्विवेलेंट मास निकालना सबके लिए फार्मूला है, या सबके लिए टेक्निक है या थ्योरीज हैं जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी फिर से, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे डिलीट करते हैं या फिर से लिखते हैं। हमने कह दिया था नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहली बार कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन डिवाइडेड बाय क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। उसमें हमने कहा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सही। अब इक्विवेलेंट मास के लिए हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है
कि इक्विवेलेंट मास हमारा सबके लिए एसिड है या बेस है या साल्ट है, ऐसी ही तो चीजें हो सकती है जो न्यूट्रल है या साल्ट है, इन सब के लिए इक्विवेलेंट हम कैसे इक्विवेलेंट मास पता करते हैं, उसके लिए हमने कुछ बातें बताई। इक्विवेलेंट मास, ठीक। इक्विवेलेंट मास करा, एसिड के लिए हम कहते हैं कि मास ऑफ एसिड अपॉन एसिड की बेसिसिटी, है ना, कितना एसिड का मास है अपॉन उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी ऐसे समझें कि वो एसिड है, अगर वो H+ देने वाला है तो कितना देगा, जितना देगा वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। इसका मतलब वो एसिड ना यूं समझने के लिए भाई साहब ये किताब में ना लिखा कि एसिड की बेसिसिटी क्यों लिखता और बेस की एसिडिटी क्यों लिखता, वो इसलिए लिखता कि एसिड है हमारा H+ या ये सारी चीजें वहां से रिमूव करेगा अपने यहाँ से, तो ये रिएक्शन तो बेस से ही करेगा ना, जितना इसके पास H+ होगा, जितना बढ़िया ये एसिड होगा जिस हिसाब से, वही हिसाब से वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये कितने बेस के साथ कंबाइंड हो सकता या कितने बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ऐसे ही समझ लें, फिर हमारे पास हो जाएगा क्या, एसिड की बेसिसिटी। और बेस की इसी तरह से एसिडिटी क्या है, बेस है, बेस जो भी दे रहा, बेस कितने एसिड से रिएक्शन कर सकता, बस वो इतने समझ लीजिए, इतना समझने के लिए कि हमारा जो बेस है इस वक्त वो कितने एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेता है ना। अगर H+ देने वाला हमारे पास एसिड है तो कितने बेस हैं जो H+ लेके अपना काम चलाएंगे, या फिर हमारा बेस है तो वो जो करा कितने एसिड्स के साथ वो रिएक्शन करा सकता है अपने यहाँ से डिडोनेट करके या रिमूव करके H या OH- या इलेक्ट्रॉन या जो भी सारी चीजें हमारे पास, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे चीजें देखते हैं आगे कैसे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, ठीक है। करा जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड बेस और साल्ट सबके लिए करा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान रहे, ग्राम इक्विवेलेंट को मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपन इक्विवेलेंट मास, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आता है, इसे बताते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैसे होता है, क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, ठीक। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड करा, एसिड के लिए इज इक्वल टू करा मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। वही हमने कहा एसिड की बेसिसिटी मतलब ये एसिड कितने जनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाँ या ना, ठीक। एसिड की मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी, मतलब वो एसिड कितने H+ वगैरह निकाल रहा होगा या कितने बेस के साथ रिएक्शन करने की वैल्यू रखे, कितने बेस के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक। अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस भी हो सकता है, ठीक, इज इक्वल टू मास ऑफ बेस, ठीक। क्या हो रहा है, कह रहा मास ऑफ द बेस या मोलर मास, ठीक है, वही बात, मोलर मास ऑफ द बेस, जैसा भी मोलर मास मतलब सारी चीजों का जोड़ के, ठीक है। मोलर, जैसे H2O का मोलर मास क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 और दोनों हाइड्रोजन का जोड़ के 2 18, तो हमारे पास 18 हो जाता है, उसी तरह से 18 मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अच्छा, बेस की एसिडिटी क्यों, क्योंकि वो कितने एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, वह समझ लीजिए हम ना, ठीक है। हमने कहा अगर NaOH है तो बेस है, Na+ तो H- दे रहा है, कितने एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है H+ वाले, एक के साथ, वहां से H2O मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से H2SO4 है, H2SO4 में क्या है, एक H+ ये भी है, एक H+ ये भी, दो H+ है, तो सामने कोई दो OH- के साथ ही अलग अलग रिएक्शन करके कुछ न कुछ बना सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी अगर एसिड है तो, और अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी 2 होगी, ठीक, सही ना। अगर MgOH है तो MgOH के केस में क्या है, हमारे पास 2 H दे सकता है, 2 एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, सिंपल सी बात है, तो इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक, सही ना। अच्छा, आगे चलते हैं, ये हमारे पास हुई मोलर मास। अच्छा, और इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड ऑफ बेस ऑफ साल्ट भी, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं साल्ट के लिए भी क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट मास, करा कि मोलर मास ऑफ द साल्ट, जो भी साल्ट है उसका टोटल मास, मोलर मास ऑफ साल्ट, ठीक। पीछे से चीजें आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत ना होगी। अभी मोलर मास क्या होता है या उसके बाद अलावा क्या होता है, सबके नंबर आप मास क्या है सबके, किस हिसाब से क्या है, मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये सारी चीजें आपको जाननी पहले से जरूरी होती है, ताकि इधर दिक्कत टेंशन कोई ना रह जाए, ठीक। तो कह रहा मोलर मास ऑफ द साल्ट अपॉन कह रहा कि टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल आइटम, कह रहा टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आइटम, टोटल
पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। ठीक, साल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी साल्ट, अगर NaCl की बात करें, ठीक है, तो NaCl का रहा Na में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 1 है, इसलिए हम साल्ट के केस में क्या कर सकते हैं, नीचे 1 रख सकते हैं और इसका टोटल मोलर मास जोड़ेंगे तो हमारे पास 35.5 ये होता और इसका 23। इस तरह से हमारे पास जो भी हो सकता 58 पॉइंट कुछ। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, उसकी मोलर इक्विवेलेंट मास होते हैं। ठीक है, सही, ओके। अच्छा, अब कह रहा कि एसिडिटी या बेसिसिटी को हमने तो समझ लिया कि सर किस हिसाब से वो कितने एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, तो उस हिसाब से हम उसके लिए 1 2 3 4 5 6 जितनी भी वैल्यू रखना चाहते हो क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा कि बेसिसिटी क्या है किताबी भाषा में, ठीक है, जो हमें लिखना होता है एग्जाम में, कह रहा है कि बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर एसिड। किसी भी एसिड में, वन मॉलिक्यूल किसी एसिड में कितने H+ रिमूव कर सकता है वो, वही उसका क्या होगा, बेसिसिटी होगी। ठीक है, सही। तो कह रहा है बेसिसिटी क्या है कि द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड, ठीक है, या प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेसेबल हैं, वही उसकी क्या कहलाता है, बेसिसिटी, एसिडिटी। और एसिड की बेस की एसिडिटी क्यों कहा जा रहा है, कह रहा है कि एसिडिटी क्या है, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो कह रहा है कि एसिड में हमारे पास क्या एसिडिटी क्या है, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट OH- आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड में कितने H+ आयन, बेस में हमारे पास कितने OH- रिमूव कर सकता है, वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिड में कितने H+ रिमूव कर देता है वो बेसिसिटी होती है, और बेस में कितने OH- रिमूव कर सकता है वो उसकी एसिडिटी होती है। ठीक है, सही। अच्छा, जैसे हमने एग्जांपल की बात कर लें, अगर सही इक्विवेलेंट मास की बात अगर हम कर रहे हैं, तो एग्जांपल की हम यहाँ पे बात कर लें तो क्या लिखेंगे, करा सर HCl है, एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। ठीक, सही। H2SO4 क्या है, एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। H3PO4 एसिड है, ऑर्थोफॉस्फेट, ये क्या है, 3 है इसकी बेसिसिटी। ठीक है, क्योंकि 3 H+ ये दे सकता है बेस के साथ काम आने के लिए। ठीक है, सही। अच्छा, एसिडिटी हमने कहा द नंबर ऑफ OH- डिस्प्लेसेबल, OH- जितना डिस्प्लेस हो सकता है वही हमारे पास क्या है, उसका बेसिसिटी है। ठीक है, एसिडिटी है बेस की। ठीक, तो इस हिसाब से कह रहा कि NaOH की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो NaOH में क्या होता है, 1, क्योंकि एक ही OH है, एक ही उसके पास है, वही उसके लिए डोनेट कर सकता है, वही इसको हिला डुला सब कर सकता है। ठीक, सही। दूसरी बात कह रहा कि CaOH की अगर हम बात करें या MgOH की, तो यहाँ पे क्या होगी, बेस की एसिडिटी 2, क्योंकि 2 जनों के साथ में OH जाके अपना जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। ठीक, सही ना। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। एसिड क्या है, एसिड की बेसिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। और बेस की एसिडिटी क्या है, ध्यान रहे जो नाम है उसका उल्टा होगा उसकी प्रॉपर्टी। बेस की एसिडिटी क्या है, द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। किसी भी बेस में क्या है हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए डिस्प्लेसेबल आयन उसमें। ठीक है, सही, OH- आयन। हमने कहा इस हिसाब से NaOH के लिए हमारे पास 1 रखा और CaOH के लिए क्या रखा, हमारे पास 2 रखा। ठीक, सही, इतनी चीज होगी। हाँ, अब आगे आते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल्स की बातें सब हो गई, यहाँ पे मोल प्रभाव हिंदी में, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो यहाँ पे हम अब देखेंगे। ठीक है, कैसे। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, नाम ही देखो फ्रैक्शन है, ध्यान रहे,
आप फ्रैक्शन नाम ही है, इसका मतलब यहाँ पे किसी न किसी पार्ट की बात करेगा, किसी चीज के किसी भाग की बात करेगा, उसमें कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स उसमें हैं, यूँ समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ये है करा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। करा कोई भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं हमारे पास, 2 3 4 5 6 कंपोनेंट का मतलब कितने जनों से मिलके वो बना, कितने जने और उसमें हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं उनके मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अगर कोई अकेला सिंपल सा है, ठीक है, कोई अकेला है, कोई और उनके साथ नहीं है, ठीक है, कोई और सॉल्वेंट या कोई और चीज उसके साथ नहीं है, तो वो क्या करता है वहां पे हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए जा सकते हैं जहाँ पे कुछ चीजें आपस में मिली हुई हो और हमें ये पता करना कि कहाँ पे कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, सही। अच्छा, तो कह रहा द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles, the number of moles of that component divided by the total number of moles of all component। जितने सारे कंपोनेंट हैं उनके हमारे पास कंपोनेंट से के क्या होगा, सम होगा, जो डिवाइड करा जाएगा नंबर ऑफ मोल से, किसी पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सही। अच्छा, कह रहा जैसे मान लीजिए let us suppose A and B form, A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक, A and B फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन। ये लोग हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को जनरली n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है, सही। तो कह रहा कि अब क्या करें, अब हमारे पास ए भी मिला है, बी भी मिला है, इसका तो उस सॉल्यूशन में कौन कितना है ये ना बता सकते हैं, कैसे है ये भी ना बता सकते हैं, सही ना, ठीक, ना बता सकते हैं तो फिर हम कैसे बताएंगे, उसके लिए कह रहा हम दोनों जने के लिए बात करते हैं कि किसका कितना मोल फ्रैक्शन हो सकता, पॉसिबिलिटी यूज समझ सकते हैं, जैसे कह रहे हैं एक तरीके के कि क्या है यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, सही, क्या है देखते हैं यहाँ, ओके, ठीक, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलकर हमारे पास सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हमारे पास ए का भी होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक, उसी तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ए और बी डिनोट कर सकते हैं एक्स एन से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट एक्स एन से, एन हमारे पास क्या है, जो हमारा है कंपोनेंट वो, ठीक है, एक्स एन से डिनोट कर। तो मोल फ्रैक्शन आप ए के लिए कह रहा एक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू ए जो बनाए ए और बी मिलकर सोल्यूशन बनाए, ए एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू करा ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। और उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना चाहें, एक्स बी जिसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हमारे तरफ इसका मतलब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन एक के लिए, दो के लिए, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है उन सब में करा कि उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन की बात करें, उसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो आंसर आएगा वही उसका मोल फ्रैक्शन होगा। और एक बात और ध्यान रहे कि सॉल्यूशन में हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, और किसी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, क्योंकि सारे लोगों को हमने ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि सारे सब्सटेंस को मिला के जो सोल्यूशन बनाए हुए हैं उन सबको मिला के उसका 1 होता है मोल फ्रैक्शन। तो अब किसी का भी निकालेंगे तो जब सबका जोड़ के 1 है, तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए निकालते निकालते हमको 1 से कम हमेशा वैल्यू मिलेगी, इसलिए मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। और हमेशा, और एक बात और है, ठीक है, कह रहा कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज, यहाँ पे नोट करके एक बात लिखना है, ठीक है, नोट करके बात लिखना है, ठीक है, सही, नोट करके बात लिखना है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1,
द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या 1। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास XA, इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे XA प्लस XB, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। अगर और भी होते हैं तो और के लिए भी, ठीक है, सही। तो इसका मतलब ये है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तो अगर ए और बी मिलकर सॉल्यूशन बनाए हैं तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन XA और XB ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, हाँ या ना। ठीक, ये चीजें आपके लिए रही, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। आगे के क्लास में हम परसेंटेज कंपोजिशन या उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने उसको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। ना डाउट हो रहा है तब भी पूछें, ना समझ आ रहा है तब भी पूछें, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। तो ओके, थैंक यू।